इस दफा इन्होंने ये जो स्लॉटर किया है ये इसलिए कि अब ये डिसाइसिवली मुकम्मल तौर पर गाजा को कंट्रोल करना चाहते हैं। दे हैव डिसाइडेड कि हमास की पूरी ताकत को, लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए और इस आबादी को एरियल स्ट्राइक्स को बहाना बना लिया। एरियल स्ट्राइक्स बहाना, कोई वजह, कोई बहाना नहीं है इस बात की नाउजुबिल्लाह मुसलमानों ने कोई उनका स्लॉटर किया हो या कत्ल गारत किया हो या कोई बहाना दुनियावी कानून से भी इनको बहाना देते हैं जी, वो रॉकेट मारते हैं, इससे कोई एक आध बंदा जख्मी हो जाता है। नॉट रियलाइजिंग कि किन लेटेस्ट जहाजों के साथ कौन कौन सी बम इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, यानी इंसान, इतनी ज्यादा बेशर्मी की बात है ये। लेकिन उससे ज्यादा बेशर्मी की बात ये है कि आप रवैया उर्दन का देखिए, आप रवैया शाम का देखिए, आप रवैया मिस्र का देखिए। हमें यहूदियों से कोई शिकायत नहीं है, वो अपनी खसलत, अपनी असलियत दिखा रहे हैं, नापाक और पलीत लोग। इसी वजह से अल्लाह ने इनको मग़दूबन अलैह की कैटेगरी में दाखिल किया है कि लानत हो अल्लाह की इनके ऊपर, और लानत है, इसी वजह से ये मग़दूब कौम है। लेकिन लानत उन पर भी हो कि जो मिस्र, शाम और उर्दन पे हुक्मरानी कर रहे हैं और उसके बाद मुसलमानों की मदद के लिए नहीं जाते। इतना बड़े ये आपस बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर ये इसराइल को जरा भी थ्रेटन करें तो इसराइल को जरूरत नहीं होगी इस बात की कि ये फलस्तीन के मुसलमानों को इस तरीके से तंग, न दवाएं पहुंच पाती हैं। अब मिस्र से कुछ लोगों ने किश्तियां भर के ले जाने की कोशिश की, नहीं ले जाने दिया गया, उन इसराइली नेवी बीच में खड़ी थी। अब यहां पे हम एक बात कहेंगे फैसल, ये बड़ी सख्त बात है लेकिन अब हमें करनी है। यहां पे इसराइल इस वक्त बराह रास्त कश्मीर में मौजूद है, बराह रास्त इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हेडक्वार्टर जेरूशलम में वाक़ है, इसराइल में वाक़ है। बीएलए बराह रास्त सपोर्ट ले रही है इसराइल के साथ। इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया। अगले 2 माह के अंदर अंदर तवक्को इस बात की है कि पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब से दो तरफ से हमलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें इसराइली तैयारे भी शामिल होंगे। इंडियन मीडिया जो दिखा रहा है इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां, उसमें वो F-16 दिखा रहे हैं। इंडिया के पास F-16 नहीं है। ये कहां से आएंगे F-16? ये उनके तैयार हैं, इसराइली तैयार है, और उनके F-15, F-14 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करेंगे आप। बिल्कुल। तो हमको अब इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करना पड़ेगा। हमें चाहिए ये, देखिए एक जमाने में, और ये जो हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेंथ है जी मिसाइल्स की और ये सारा कुछ, तो आपके ख्याल में क्या इसराइल के पास जो एयर डिफेंस शील्ड है वो भी क्या ये इंडिया को फराहम कर देंगे? ये एयर डिफेंस शील्ड जो भी टाइम जोन मांगा जा रहा है, यही वजह। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी जासूसी सैटेलाइट्स के जरिए हो रही है वो तमाम इसराइल करके दे रहा है। जितने हमारे खिलाफ ड्रोन भेजे जा रहे हैं कश्मीर की तरफ से, इसराइली हैं। जितना रेडार लगे हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसराइली हैं। जितने एडवाइजर इस वक्त स्पेशल ऑप्स के बैठे हुए हैं इंडिया में, वो सब इसराइली हैं। इसराइली आर्मी का कमांडर इन चीफ, नोट कीजिएगा, इसराइली आर्मी का कमांडर इन चीफ अभी ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके गया है। कश्मीर में क्या करने आया था इसराइली आर्मी का कमांडर इन चीफ? ये पाकिस्तान के खिलाफ एक घमसान की खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान शुड डिक्लेयर इसराइल एज अ हॉस्टाइल स्टेट, और हमें चाहिए कि डिक्लेयर करके, जिस तरह सद्दाम हुसैन ने कुछ मिसाइल फायर किए थे स्कड्स के जो इसराइल पर गिरे थे गल्फ वॉर के दौरान में, वो एक सिग्नल था इसराइलियों के लिए। यहूदियों पर दहशत तारी हो गई थी। ये इतने बेशरम और बेगैरत कौम है कि 1967 में और 1973 में पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट ने इसराइलियों को मारकर गिराया था। कोई अरब पायलट इनके सामने नहीं आ सकता। जॉर्डन की एयरफोर्स को कमांड हमारे ऑफिसर्स ने किया है। ठीक, हम पहले कह चुके हैं कि अरब वर्ल्ड की मिलिट्री ताकत खत्म हो चुकी है। उनमें शर्म भी खत्म हो गई है, गैरत भी खत्म हो गई है, उनके सरबराहों में भी, उनकी फौज में भी। उम्मत मुस्लिमा की आखिरी आबरू पाकिस्तान रह गया। फलस्तीन के मुसलमानों का अब अगर कोई दिफा करेगा तो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान, अगर हमको अरब मुल्क बेसिस नहीं देते हैं इस बात के लिए कि हम इसराइल को थ्रेटन करें, हमें अपनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रखना चाहिए कि चूंकि इसराइल हमारे नेबरहुड में आके इंडिया की मदद कर रहा है हम पर बॉम्बिंग करने के लिए, वी शुड लॉन्च 1 or 2 मिसाइल्स। हमें 1-2 मिसाइल लॉन्च करने चाहिए इसराइल की तरफ। बेशक न्यूक्लियर वॉरहेड उनमें ना हो क्योंकि वहां हमारे फलस्तीनी भाई भी रहते हैं। एक कन्वेंशनल वेपन भी अगर लैंड करे इसराइल पे, उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए कि तुमने अगर इस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया तो यह ना भूलना कि हम यहां बैठे हुए एक एक बच्चे का हिसाब ले रहे हैं। बाय गॉड द टाइम विल कम जब हम तुमसे इसका एक एक हिसाब बराबर करेंगे। हमें अच्छी तरह मालूम है, बात हम पहले भी कह चुके हैं कि जब तक खैबर के यहूदियों का इलाज नहीं करेंगे उस वक्त तक मक्का के मुशरिकीन का इलाज नहीं होगा। खैबर के मुशरिकीन, खैबर के यहूदी और मक्का के मुशरिक आज भी मिल गए हैं। इंडिया और इसराइल इकट्ठे हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को अब डिसाइसिव फैसला दोनों के खिलाफ लेना है। हमें अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन तब्दील करनी पड़ेगी। इंडिया स्पेसिफिक अब हम रह के काम नहीं कर सकते। हमें एग्रेसिव प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इसराइल के खिलाफ। याद रखिएगा, इसराइल अमेरिका भी कंट्रोल कर रहा है और इसराइल इंडिया को भी कंट्रोल कर रहा है। हमने इसराइल को थ्रेटन कर दिया तो अमेरिका भी दिमाग दुरुस्त हो जाएगा और इंडिया को भी दिन में तारे नजर आने लगे। कई दफा वो आए हैं। इवन 98 में जब पाकिस्तान चगई में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जा रहा था, उस वक्त इसराइली F-16 श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग कि हमें ऑर्डर मिले और हम पाकिस्तान को बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले तबाह कर दें अपने वेपन्स को। अल्लाह का करम और एहसान हुआ कि हमारी फजाइया भी तैयार थी और हमारे साइंटिस्ट ने भी काम इस तरह किया। उस थ्रेट के बावजूद एक पॉइंट पे तो यह खतरा आ गया था
کہ چغئی میں کام کرنے والے سائنسدانوں سے کہا تھا کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں، بکھر جائیں، کہ طیارے آنے والے ہیں. یہاں تک سٹیج پہنچ چکی تھی. پھر بھی ہمارے سائنٹسٹ وہیں موجود رہے، اسی طریقے سے اپنے ڈیٹونیٹرز اور بامز کو پلانٹ کیا، جگہ پہ رکھا، اور اس کے بعد نعرہ تکبیر کہہ کے انہوں نے وہ ایکسپلوژن کیا جو آج دنیا چغئی ایکسپلوژن کے بعد پوری دنیا کو، دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. اس وقت اگر نیوکلیئر ایکسپلوژن نہ ہوتا تو آج تک ہم نہ کر سکتے. اس کا پورا کریڈٹ ہمارے سائنسدانوں کو جاتا ہے جنہوں نے فیلڈ میں کھڑے ہو کے اس رسک کے باوجود، جب ایئر ڈیفنس وارننگ آ گئی تھی کہ اسرائیلی طیارے حملہ کرنے آ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے وہی کھڑے ہو کے بلاسٹ کیا اس کا. اور جب بلاسٹ ہو گیا تو پھر اسرائیلیوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے. Do you think اگر یہ ویسٹ سے آتے ہیں پاکستان کے اوپر امریکن فورسز جس طریقے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں تو بیکاز وہ تو ڈرپوک فوج ہے، بیسیکلی گھس نہیں سکتی وہ تحریک طالبان، اور ادھر کے لوکلز کو جو کہ بک جاتے ہیں یا جو بھی ہو جاتا ہے ان کو استعمال کریں گے ایز فرنٹ لائن فائٹرز؟ بنیادی طور پر تو 99% ٹرائبل ایریاز کے جتنے بھی پشتون وہاں بستے ہیں وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. چھوٹے چھوٹے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں وہاں پر. ان کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں گراؤنڈ پہ، اب ان کو ایئر سپورٹ دیں گے. یعنی اس وقت جو ڈرون سے یہ حملے کر رہے تھے پہلے، اب ڈرونز کے حملوں کے بجائے B-52 سے بامبنگ کریں گے. ٹروپس نہیں اتاریں گے اس لیے کہ ان کی جان جاتی ہے اس بات سے کہ ٹرائبل ایریاز میں یہ ہم ٹروپس اتاریں. بنیادی طور پر ہمیں پھر افغان طالبان کو، گلبدین حکمت یار کو اور جلال الدین حقانی کو پھر مدد کرنی پڑے گی، اور تھوڑے سے سرفیس ٹو ایئر میسائلز دینے پڑیں گے کہ وہ اندر ان کے طیاروں کو مار کے گرائیں، اندر ان کی فورسز کو سٹرائک کریں. پھر ایک کھلی جنگ ہوگی. اگر ان کا دماغ درست نہیں ہوتا اور یہ انڈینز، اسرائیلیز اور امریکنز مل کر پاکستان پر 2-3 اطراف سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. جو ویپن سسٹمز ہمارے پاس ہوں گے ہم استعمال کریں گے، چاہے وہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہوں. ہم کوئی اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، چاہے حکومت جو مرضی کہتی رہے کہ پہلے پاکستان نیوکلیئر سٹرائک نہیں کرے گا. اگر ہمارے سروائیول کا ایشو ہے تو ہم نے رکھا کس لیے وہ ویپن، ہم استعمال کریں گے، چاہے ہم اسرائیل پہ کرنا پڑے یا انڈیا پہ. لیکن انشاءاللہ نوبت وہاں نہیں آئے گی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر کے، ہماری سپلائز بند کر کے، اکنامکلی ہمیں دبا کر پاکستان پر ایک چھوٹی سی سٹرائک کر کے ہماری حوصلہ توڑ دیں گے. انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ قوم دین کی خاطر، اپنی عزت اور آبرو کی خاطر جینا بھی جانتی ہے، مرنا بھی جانتی ہے. ہم بے شک تھوڑے سے غافل ہو گئے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں. We are a living nation. Inshallah we know how to die, how to live for our country of faith. ہم انشاءاللہ اس ملک کی خاطر، وہ کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ اگر آپ کے پاس زندہ جان دینے کے لیے کوئی مقصد نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہمارے پاس اپنے دین، اپنے ملک، اپنی عزت اور اپنی آبرو کے لیے جان دینا ہمیں آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دکھا بھی دیں گے. پھر ہمیں آزمائے نہیں ہے، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آزمائیں گے تو پچھتائیں گے. تو جنگ شروع یہ کریں گے، انشاءاللہ ختم ہم کریں گے. جائد صاحب بہت بہت شکریہ for being in the show.